अर्थ पर बाकी जगहों की ही तरह थाईलैंड का भी ये एक स्ट्रेंज साल रहा है। 2020 और इस साल का शुरुआती दौर पूरी दुनिया में अजीबो-गरीब चेंजेस लेकर आया है। इसकी सबसे बड़ी सिटी यानी बैंकॉक दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिटेड शहरों में नंबर 1 पर है। इसका मेजरमेंट इंटरनेशनल अराइवल से किया गया है। जब दुनिया भर में पैंडेमिक की मार पड़ी तो बैंकॉक ने बाकी मोस्ट ट्रैवल्ड शहरों जैसे पेरिस, लंदन और दुबई से भी ज़्यादा परेशानियां झेली। मार्केट्स, नाइट क्लब्स, टेम्पल्स और बाकी जगहें अचानक एकदम खाली नजर आ रही थीं, जो अब तक फॉरेनर्स से भरी हुई रहती थीं। पर कुछ वक्त के शांतिपूर्ण फोर्सली इन्फॉर्म्ड कर्फ्यू के बाद प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स ने रोड पर आना शुरू किया। 2020 में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने बैंकॉक की स्ट्रीट पर आना शुरू किया। सभी इमरजेंसी ऑर्डर्स को डिफाई करते हुए एक काफी लंबे समय से ओवरड्यू चेंज को मांगने ये स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे। वो प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे थे और पावरफुल मोनार्की में रिफॉर्म्स चाहते थे। करेंटली जो भी थाई रॉयल्टी को डिफेम, इंसल्ट और थ्रेट देता है उसे सालों तक की जेल हो सकती है। जनवरी 2021 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब एक महिला को 43 इयर्स की जेल केवल डिफेमेशन के केस में हुई। ये तब होता है जब किंग अपना अधिकतर वक्त जर्मनी में एक विला में बिताता है, जिसका खर्चा थाई पब्लिक दे रही थी। 2020 फरवरी में थाईलैंड की ऑफिशियल अपोजिशन पार्टीज में से एक, जो काफी वोकल थी, को कोर्ट्स ने डिसॉल्व कर दिया था। जबकि 2020 में थाईलैंड में टूरिस्ट का ना होना अनयूजुअल था। ये प्रोटेस्ट बिल्कुल अनयूजुअल नहीं था। थाई पॉलिटिक्स में एक कंसिस्टेंसी है, वो है कंटिन्यूअस टर्बुलेंस। थाईलैंड ने इतनी सरकारें देखी हैं जितनी शायद ही मॉडर्न वर्ल्ड में किसी और देश ने देखी होंगी। 1910 से अब तक रफली 21 कू या अटेम्प्टेड कू थाईलैंड में हुए हैं। कई एक्सपर्ट्स कू को कोई प्रिसाइज नंबर देने के लिए भी एग्री नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्बुलेंस रहा है। इन कू के केवल नंबर्स ही नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी भी मायने रखती है। ये इतना अजीब है कि केवल 2 बार ही गवर्नमेंट 15 साल पूरा कर पाई है। थाईलैंड ने 20 कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए हैं। केवल 3 और देश हैं, हैती, वेनेजुएला और डोमिनिकन रिपब्लिक, जिनके थाईलैंड से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, थाईलैंड की अनस्टेबिलिटी का एक लेस ऑब्वियस रीजन है, जिसका मोनार्की, डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैप पर देखकर हम किसी भी देश के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। यदि मैप से हम नेम, सिग्नेचर और बाकी ह्यूमन जनरेटेड डेटा को निकाल भी दें, तब भी किसी देश के बारे में क्रूशियल इंफॉर्मेशन को बताया जा सकता है, जैसे कि ये कितना छोटा या बड़ा देश है, कौन कौन सी नदियां यहाँ से बहती हैं, कौन से ओशन या सी को ये टच करता है, या क्लाइमेट, नेबर्स, लैटिट्यूड, फॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। ये सभी चीजें दोस्तों देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती हैं। यदि कोई देश 2 बड़े पावरफुल देशों के बीच में हो तो आप कई इन्वेजन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस मोल्दोवा। जबकि ये डर रशिया को नहीं होगा, क्योंकि उसका लैंड मास भी ज्यादा है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। लेकिन आप कंट्री के मैप पे देखकर उसके पावर कंसंट्रेशन के बारे में नहीं बता सकते। बड़ा या छोटा देश हो, पर डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं और किन जगहों पर और कितनी दूर लिए जा रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये ऑब्वियस है कि किसी भी देश में पावर ट्रू इवनली तरीके से डिवाइडेड नहीं है और हमेशा पॉकेट्स में कंसंट्रेट रहती है। सिविलाइजेशन ही इस तरह अनइवन तरीके से डेवलप हुई है, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। एक बार शहर बन जाते हैं तो वो नेटवर्क इफेक्ट्स को एनकाउंटर करते हैं। जब वहाँ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, जॉब्स एक्सेट्रा का क्रिटिकल मास पैदा होता है तो वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, जिसके बाद और यही सब चीज़ें पैदा होती हैं, जिसके बाद और भी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये तब तक चलता है जब तक वो लोग आसपास के शहर में जाकर उन्हें कंज्यूम करना शुरू ना करें। लेकिन इसमें लिमिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क को ज्योग्राफी सपोर्ट करती है और यूएसए के दोनों कोस्ट पर पावर सेंटर बना हुआ है। इस तरह ज्योग्राफी कई जगहों को सपोर्ट करती है। लेकिन इस ग्रोथ सीलिंग का दूसरा कारण है काउंटरवेलिंग फोर्सेस। जैसे सैन फ्रांसिस्को ग्रो करता है तो डिमांड रेंट को अनइमेजिनरी लेवल्स तक पुश करती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सोडस होता है। दोस्तों, इससे एक दिक्कत पैदा होती है कि देश की लार्जेस्ट सिटी में पॉपुलेशन एक्सेट्रा बहुत होती है, वहीं सेकंड लार्जेस्ट सिटी में काफी कम पॉपुलेशन है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं।
इसे प्रीमेसी रेशियो कहते हैं और लार्जेस्ट सिटीज़ जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटीज़ से करीब 2 गुना बड़ी हैं प्राइमेट सिटीज़ कहलाती हैं। ऐसे में ये बड़े शहर देश पर आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस डालते हैं, देश के बाहर एक्सक्लूसिव तरीके से देश को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेटर लंदन का एरिया 10 मिलियन लोगों के रहने की जगह है, जो सेकेंड प्लेस यानी मैनचेस्टर से बहुत ज़्यादा है। कई एग्जाम्पल्स हैं, पर इनमें से सबसे प्राइमेट सिटी है बैंकॉक, जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी बाउंड्री बनाते हैं। थाईलैंड की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी में केवल 3,85,000 लोग रहते हैं, जो बैंकॉक से बहुत कम है। ये रेशियो 26:1 का है। दोस्तों, कोई भी बड़ा देश इतनी अनबैलेंस पॉपुलेशन के साथ नहीं दिखाई देता है। थाईलैंड में करीब 70 मिलियन लोग हैं, जो या तो बैंकॉक में, इसके आसपास या उन कुछ शहरों में हैं जो बैंकॉक से दूर हैं। थाईलैंड में दोस्तों कैपिटल सिटी मैग्नेटिकली सभी मेजर इंस्टीट्यूशंस को अपनी तरफ खींचती है। इनफैक्ट उन्हें कहीं और जाने का ऑप्शन भी नहीं है। बैंकॉक 2 एयरपोर्ट्स होल्ड करता है, एक इंटरनेशनल फ्लाइट को हैंडल करता है जबकि दूसरा लोकल रीजनल फ्लाइट्स के लिए है। बैंकॉक के 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो रिपोर्टेडली दिन में करीब 1 मिलियन पॉपुलेशन के फुटफॉल को बढ़ाते दिखते हैं, क्योंकि लोग आसपास के रीजन से कम्यूट करते हैं। यहीं पर थाईलैंड की मेजर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिसके साथ ही साथ इसके हॉस्पिटल्स की वास्ट मेजॉरिटी भी बैंकॉक में ही है। सब कुछ मिलाकर बैंकॉक थाईलैंड की जीडीपी का 29% कंट्रीब्यूट करता है। 2010 में ये सभी अर्बन लैंड का 80% आंका गया था। लेकिन ये सब कैसे कू से रिलेटेड है? यहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स कोलाइड करती हैं। दोस्तों, बैंकॉक में न केवल थाईलैंड के सभी इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा हैं, बल्कि ओवरऑल पॉलिटिक्स और एक्शंस भी यहीं पर कंसंट्रेटेड हैं। बैंकॉक में ही मेजर बैंक्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल न्यूज़पेपर, ब्रॉडकास्टर और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं। बैंकॉक देश की मोनार्की, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी को सिंगुलरली हैंडल करता है, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट भी करता है। इन्हीं ऑब्वियस रीजंस के कारण थाईलैंड ने इस क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कारण बेनिफिट्स भी उठाए हैं। कई देश अपने प्राइमेट शहरों को रैपिड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं और होप करते हैं कि इस ग्रोथ को अक्रॉस द कंट्री एक्सपोर्ट करेंगे। हर क्रूशियल डिसीजंस तुरंत और बिना किसी एम्बिग्युइटी के किए जा सकते हैं, इनमें डिलेज नहीं होते। पर इसके फ्लिप साइड में एक ड्रॉबैक भी है। बैंकॉक एक सिंगल इंपेरेटिव चोक पॉइंट भी बन जाता है, जिसका कैप्चर और किसी तरह का डिसरप्शन पूरे थाईलैंड में हर तरीके से क्योस को जन्म दे सकता है। बैंकॉक में इसलिए इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स जो देश के आर्टरीज का काम करते हैं, प्रोटेस्टर्स द्वारा ब्लॉक किए जाते हैं। अब सिटी की पुअर प्लानिंग कहे या सिचुएशन, कुछ मेन रोड्स बॉटलनेक की तरह हैं, जहां ब्लॉकेज होते ही पूरा रीजन बंद हो जाता है। इसके कारण थाईलैंड फ्रीक्वेंट कूज के लिए वल्नरेबल है। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये कूज सक्सेसफुल ही होंगे। ज्योग्राफी ऑब्वियसली सोलली और एकमात्र रीजन नहीं है इस इंस्टेबिलिटी का। बाकी पॉलिटिकल और स्ट्रक्चरल रीजंस को ना देखना फूलिशनेस होगी। दोस्तों, थाईलैंड एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और अनचेक्ड रॉयल्टी का मिक्सचर है, जो इनविटेबल टेंशंस क्रिएट करता रहता है। पर इसके लिए बैंकॉक के प्राइमेसी यानी राजा मान लीजिए, ये इंश्योर करते हैं कि जब भी ऐसा हो तब कूज क्विक और डिसीजिव हो। लेकिन ये क्विकनेस और डिसीजिव अप्रोच कंट्री की लिविंग कंडीशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंगली, करीब 85% थाईलैंड की लिविंग कंडीशंस, अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ एक्सेट्रा और बैंकॉक की सिचुएशन के बीच एक्सट्रीम डिफरेंस इस चेंज को शुरू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, कहा जा सकता है कि वो इनइक्वालिटीज जो रिवॉल्यूशन का हो पाना पॉसिबल बनाती हैं, वही इनइक्वालिटीज रिवॉल्यूशन को मोटिवेट करती हैं, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन सिटीज की तरह ही रिसोर्सेज और एमिनिटीज चाहती हैं। जबकि रिसोर्सेज और फैक्ट्स थाईलैंड को कूज के इटर्नल साइकिल में तो नहीं बांधते, पर चेंज की प्रोसेस को बहुत स्लो जरूर कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद चेंज पॉसिबल है। रिसेंटली 2020 में हुई प्रोटेस्ट ने रॉयल्टी को क्रिटिसाइज करने वाले डिकेड्स लॉन्ग सील को तोड़ दिया और ऑनेस्ट और ओपन डिबेट के लिए रास्ते खोल दिए हैं। जब स्ट्रक्चरल प्रोग्रेस इवेंचुअली शुरू की जाएगी, पिछले कुछ वक्त की प्रोटेस्ट का उसमें अहम रोल होगा।
तो दोस्तों ये थी कहानी थाईलैंड की और बैंकॉक की ज्योग्राफी की। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।